स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बहुत डिटेल पूर्ली हम लोग एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा भी चीजें उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी प्लस लेकर के चलेंगे ताकि आपके कंपटीशन तक का कोई प्रॉब्लम ना रहे, यानी कि आपका होम एग्जाम से लेके बोर्ड और कंपटीशन तीनों कवर हो सके। मैं वैसा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग एक एक जो है कि ग्रुप स्टार्ट करेंगे, एक ग्रुप खत्म होने के बाद फिर अगला शुरू करेंगे। तो आज हम लोग लेते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है। मेटल्स। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, जिसमें बोरान आपका मेटलॉयड होता है और एल्युमिनियम से थैलियम तक आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ये तो रहा एलिमेंट। जरा इनके हम अकरेंस की बात कर लें। अकरेंस देखें हम लोग, जैसे यहां पर है ये मेटलॉयड हो गया, बोरान, बाकी तो सब मेटल हैं। एल्युमिनियम अकरेंस में अगर देखें तो एल्युमिनियम मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्रुप 13 एलिमेंट्स का अगर देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है। और सबके लास्ट में देखिए अगर पी में तो एक ही इलेक्ट्रॉन सब में आ रहा है। क्लियर। तो यहां उसकी वैलेंसी अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। एस में 2 और पी में 1, एस में 2 पी में 1। बैलेंसी 3 होगा और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बोरान के 3 होंगे, बाकी ये सबके क्या होंगे 1 और 3। अगर हम थैलियम की बात कर लें तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 ज्यादा स्टेबल होता है और ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पर हम लोग ये समझ के चलेंगे कि थैलियम का +1, बाकी सबका क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखें हम लोग यहां पर अगर देखें ध्यान से तो ये हमने दिया है डाटा पिकोमीटर में एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई का, ताकि आप उसको मिला सकें। तो यहां पर हम लोगों को ये देखना है कोवलेंट और एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 13 एलिमेंट्स का होता क्या है। तो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर तो आपका ये होता है और आयनिक रेडियाई का ये होता है। सबसे बड़ा थैलियम, इंडियम, गैलियम, आने के ऊपर से नीचे अगर चलें, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ऊपर से नीचे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। लेकिन आयनिक रेडियाई में अगर हम लोग ध्यान दें तो एल्युमिनियम का बड़ा हो जाता है, गैलियम का छोटा हो जाता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान देना है। तो क्यों होता है, इर्रेगुलरिटी का कारण क्या है एटॉमिक रेडियाई का, तो उसके रीजन अगर हम लोग देखें तो ये है इन अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। जो ये डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें तो नहीं है, बाकी धीरे धीरे एल्युमिनियम में भी नहीं है, बाकी में क्या है, ऊपर से नीचे आएंगे तो सब में है। तो यहां पर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो यहां पर तो नहीं होता है। लो स्क्रीनिंग का मतलब ये हो गया कि ये अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, लो स्क्रीनिंग का मतलब यहां ये हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। कहां पर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में,
जिसकी वजह से सेल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनिंग को हम लोग समझ भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर है न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ये सेल है, और सेल में मान लीजिए कि बाहरी सेल ये है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर यही डिक्रीज कर जाए, कब डिक्रीज करेगा भाई, यहाँ इनर सेल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होने लगता है। इस रिपल्सन की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच में डिक्रीज कर जाता है। उसी डिक्रीजिंग फोर्स को हम बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो ये क्या होगा, फोर्स कम होता जाएगा, और ये जब फोर्स कम होगा उसी को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहे हैं। तो इनअवेलेबिलिटी डी और एफ की वजह से लो स्क्रीनिंग होगा। लो स्क्रीनिंग का मतलब क्या है भाई, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से बढ़ने लगता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है। तो लो स्क्रीनिंग होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, और जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज छोटा हो जाएगा। दूसरा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर अगर देखें एटॉमिक रेडियस गैलियम और एल्युमिनियम का, यहां पर भी हम लोग ऐसे समझें कि ड्यू टू द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एडिशनल 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफर ओनली द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, या ineffective nuclear shielding by intervening 3d orbitals, the increased the attraction by the nucleus causes the atomic radius to contract। सेल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए ट्रेंड ये आता है, मतलब एल्युमिनियम का साइज बड़ा, गैलियम का कम। तो रेडियाई ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखें हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आप लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये मतलब आप लोग जान रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें ग्रुप 13 ग्रुप के एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो आता क्या है, ये ट्रेंड आता है भाई। अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये है ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पर तो ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा डिफर कर रहा है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर एक्चुअल में ये होता है। हमने ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी लिख दिया है कि वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ये उनकी रिलेटिव टेंडेंसी है, खींचने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा बी में है, फिर थैलियम में, फिर इंडियम में, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम में। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अगर ऑर्डर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, रेगुलर नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूटी अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि बोरान के बाद थैलियम, फिर गैलियम, एल्युमिनियम, फिर इंडियम है। तो ऐसा क्यों होता है कि रेगुलर नहीं होता है? जैसे अगर हम लोग देखें तो ये दो जगह है, एल्युमिनियम और गैलियम के बीच, इंडियम और थैलियम के बीच। तो इसका रीजन ये होता है इनएबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें, इनएबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स which have low screening effect to compensate the increase in nuclear charge। ये बात हम लोग समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर जो शिल्डिंग होता है वो पुअर शिल्डिंग होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, साइज थोड़ा सा छोटा होगा, सेल
कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो न्यूक्लियस के पास आएगा, तो बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। तो वहां पर इरेगुलरिटी दिखेगा इनके बीच, और उसका रीजन आपका क्या है, ये है। और हमने यहाँ पर टेबल के रूप में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड भी लिख दिया है कि आप इसको मिला भी सकते हैं। अब आगे हम लोग देखें कि अगला हम लोग तो देखा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने यहाँ टेबल पर भी दिया है और ये ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अगर देखें तो ऊपर से नीचे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक तो डिक्रीज कर रहा है, माइनस में चूंकि ये वैल्यू है तो वैल्यू कम तो है ना भाई, निगेटिव अगर वैल्यू यहाँ पर क्या है कम, तो उसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे चल रहे हैं, यहां तक तो घटा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो बोरान का सबसे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, लेकिन यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, चेंज। तो वो चेंज जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से है, तो यहां पर ये आपस में चेंज हो जाता है। बाकी ऊपर से नीचे चलेंगे तो जनरली क्या होता है, ये डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऊपर से नीचे चलेंगे तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे नहीं तब तक हीट बाहर नहीं होगा, एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़े और उससे जो एनर्जी बाहर निकले। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे अगर चलेंगे तो जोड़ना हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, डिफिकल्ट है, साइज बड़ा है इसकी वजह से। लेकिन इंडियम थैलियम में क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से, इसलिए थैलियम में ज्यादा हो जाता है और इंडियम में कम होता है। बाकी क्या है, ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है। तो ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। आगे देखें हम लोग, देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग इस ग्रुप का 13 ग्रुप के एलिमेंट्स का देख रहे हैं, ग्रुप 13। तो फर्स्ट है कि बोरान कैसा होता है, मेटलॉइड होता है, बाकी जितने भी होते हैं सब वो मेटल्स होते हैं। और मेटल्स होंगे तो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे भाई, यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स के थोड़ा कम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर बोरान मेटलॉइड हो गया। बोरान एग्जिस्ट मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म, बोरान्स के कई एलोट्रोप्स होते हैं, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो बोरान है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस एंड रेस्ट और सॉफ्ट मेटल। बोरान तो का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस की वजह से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा है, बाकी का क्या होता है, मेटल्स है उनका कम होता है, ध्यान देंगे इस बात को। गैलियम है, जैसे एग्जांपल ले लें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, 29 डिग्री सेल्सियस है। उसको गर्मी के समय में अगर हाथ पर रख देंगे तो मेल्ट कर जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें, क्योंकि गर्मी के समय में 29 से ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, 2676 केल्विन। और डेंसिटी क्या होता है इस पूरे एलिमेंट्स का, अगर हम लोग देखें तो बोरान से थैलियम की तरफ अगर बढ़ें
तो डेंसिटी इंक्रीज करता है, डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं बोरान का एनॉमलस प्रॉपर्टीज। तो यहां पर अगर हम लोग देखें एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, एनॉमलस प्रॉपर्टीज का मतलब है मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ओन ग्रुप। अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स से ये अपना कुछ अलग बिहेवियर शो करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो क्या बिहेवियर अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से शो करता है, जरा वो एक एक करके हम लोग देखें। जैसे बोरान हैज ए वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स अपने ही ग्रुप में कौन कौन से हैं, अगर हम लोग देखें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम, ये हम लोग समझ रहे हैं अपना, ये इसका ग्रुप है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम। तो यहां पर हम लोग अगर देखें कि अपने इसका जो यहां पर एटॉमिक साइज होता है, रेडियस होता है, वो सबसे छोटा होता है, बाकी का क्या होता है, बड़ा होता है। यहां पर दूसरा कि हाइपोथेटिकल बी के ऊपर अगर 3+ की बात करें तो क्या होता है, आयंस हैज वेरी स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, बहुत छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए B3+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात को ध्यान देंगे। ऑल द थर्ड है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ बोरान आर कोवेलेंट। ऑल द कंपाउंड्स, बोरान के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब कैसे हैं, कोवेलेंट नेचर के हैं। ठीक है, फिर इट्स कंपाउंड्स बिहेव स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे अगर हम लोग इसके कंपाउंड को देखें। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, जैसे BF3 है, आप अगर ध्यान से देखो तो BF3 आपका लेविस एसिड है। क्यों ये लेविस एसिड है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 यहां पर, 2 यहां पर है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए BF3 आपका क्या है, लेविस एसिड है। तो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो लेविस एसिड होते हैं। तो यहां पर आपने कहा कि जो बोरान के कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, और दूसरी बात कि वो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होते हैं क्योंकि उनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं। आगे बोरान इज अनस्टेबल टू एक्सपैंड टू ऑक्टेट, बोरान जो होता है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल न होने की वजह से वो ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। क्लियर, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं उसमें डी नहीं आता, उसके पहले ही पी तक ही भरा रहता है ना। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 है उसका एटॉमिक नंबर। तो अगर 5 का अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा भाई, 1s2, 2s2, 2p1। तो क्या 2p में d आता है, नहीं आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो 2p1 तक ही भरा है, और 2p में d आता नहीं, इसका मतलब वैकेंट d है नहीं, इसलिए क्या करता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। आगे है कि बोरान शो ये मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी, बोरान की जो कोवेलेंसी है मैक्सिमम अपने अराउंड जो है कि बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो कितना होता है, 4 होता है। और उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए कि ये आपका है BF3 है, 3 को यहाँ पर फ्लोरीन हमने लगा दिया। अभी ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, और यहाँ पर हमने NH3 लिया है और इसके पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर जब इसको देगा तो इससे क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो मैक्सिमम इसकी चारों तरफ कितने बॉन्ड हैं,
तो इसलिए इसका कोवैलेंसी यहाँ पर देखें तो 4 बॉन्ड है, इसलिए कोवैलेंसी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया होगा कि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगा, 4 होगा। आगे हम लोग बढ़े, इट डज नॉट एक्सिबिट इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, मतलब जो s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम लोग देखें पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, उन्हीं में एक इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाई देता है, मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी इनर्टनेस को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो यहां पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है। B2O3 इज एन एसिटिक ऑक्साइड, ये एक एसिटिक ऑक्साइड है और B2O3 को मेसन्स बोरॉन कहते हैं। और H3BO3 या BOH का होल थ्राइस भी आपका क्या है, एसिटिक है। जबकि अगर हम एल्युमिनियम का अगर OH का थ्राइस ले लें तो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो अपने ही ग्रुप से बोरान इतने डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए इन सारे को हम बोल रहे हैं कि एनॉमलस प्रॉपर्टीज है बोरान का। अब आगे हम लोग देखते हैं। सिमिलरिटीज, तो देखें हम लोग, अभी आपने देख लिया कि बोरान का एनामलस बिहेवियर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम लोग देखें कि सिमिलरिटीज क्या है। ठीक, मतलब बोरान का अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स से, ठीक है, कुछ रिएक्टिविटी के बेसिस पर, कुछ अदर के बेसिस पर जरा देखें। जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आपके लास्ट में आ रहा है मतलब 2p1, 2s2 2p1। तो एल्युमिनियम में अगर देखा जाए तो भी तो है 3s2 3p1, यानी s और p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। क्लियर, तो यहां पर ये सिमिलरिटी दिखा। वैलेंसी अगर देखा जाए तो बोरान का 3 है तो एल्युमिनियम का भी 3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो बोरान का +3 है तो एल्युमिनियम का भी +3 है। H2SO4 से अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो बोरान और H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो H3BO3 बनाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर होगा। और यहाँ एल्युमिनियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट बनाया, और यहाँ भी क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हुआ। तो यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है। इसका मतलब दोनों में सिमिलरिटीज है, दोनों से SO2 गैस निकल रहा है। एक्शन ऑफ एल्कालीज, बोरान का अगर हम बेस से रिएक्शन करा दें, जैसे NaOH है तो रिएक्ट करके 2Na3BO3 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर। एल्युमिनियम भी NaOH से रिएक्ट करके सोडियम सोडियम मेटाल्यूमिनेट बना लेगा, NaAlO2 बना लेगा। तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, यहां पर भी निकल रहा है। दोनों में सिमिलरिटीज दिख रहा है कि भाई दोनों में अगर बोरान और एल्युमिनियम दोनों का NaOH से रिएक्शन कराएं तो दोनों में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। यहां पर अगर देखें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में अगर देखा जाए तो बोरान ऑक्सीजन से रिएक्ट करके B2O3 बनाता है, तो एल्युमिनियम भी रिएक्ट करके AlO3 बनाता है। क्लियर, यहां पर अगर हम लोग देखें फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स, अगर हम लोग N2 से रिएक्शन करा दें तो BN बनाएगा, तो यहाँ एल्युमिनियम से रिएक्ट करके AlN बना देगा। दोनों का वाटर से ट्रीट करा दें तो H3BO3 बोरान बना लेगा और एल्युमिनियम AlOH का होल थ्राइस बना लेगा। लेकिन दोनों में क्या निकलेगा, सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में NH3 गैस निकलेगा। सिमिलरिटीज है, यहाँ दोनों ऑक्साइड थे, यहाँ दोनों से क्या निकल रहा है, नाइट्राइड बनने के बाद अमोनिया गैस निकल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, तो दोनों Cl2 से बोरान और एल्युमिनियम को अगर हम कंपेरिजन करें तो बोरान क्लोरीन से रिएक्ट करके
BCl3 बना रहा है, तो एल्युमिनियम भी क्लोरीन से रिएक्ट करके AlCl3 बना रहा है, मतलब एक जैसा हैलाइड बना रहा है। तो यहाँ पर कुछ बोरान के साथ अगर कंपैरिजन करें अपने ही उस एलिमेंट के साथ, बोरान फैमिली के अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, बोरान का कंपैरिजन किया जाए तो ये कुछ सिमिलरिटीज दिखते हैं। आपने बोरान का एनामलस बिहेवियर भी देख लिया और यहाँ पर सिमिलरिटीज भी देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग अगर यहां पर देखें केमिकल रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो क्या होगा बोरान फैमिली के एलिमेंट्स का, ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +3 और +1 होगा। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। थैलियम का +1 जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें काम करता है, हैवी मेटल में ही ये काम करता है, पी ब्लॉक के हैवी मेटल में। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में इसका नहीं करता है, केवल p में 1 होता है, वही पार्टिसिपेट करता है, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब यहाँ हमने लिख दिया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। तो यहां पर है कि आउटर मोस्ट बैलेंस सेल s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आगे हम लोग अगर देखें कि एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, और एल्युमिनियम जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है। और आगे हम लोग देखें स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स, जो MX3 मान लीजिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स MX3 टाइप्स के हैलाइड्स अगर ये बना लेते हैं तो उनके जो स्ट्रेंथ होंगे बॉन्ड के कुछ इस ऑर्डर में होंगे, जैसे गैलियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा और थैलियम क्लोराइड का सबसे कम। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर हम लोग जान रहे हैं कि इसका अगर हम इधर से इधर बढ़ेंगे या ऊपर से नीचे चलेंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 से +1 की तरफ स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, गैलियम से थैलियम की तरफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आगे है इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक नेचर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम बोरान टू एल्युमिनियम देन डिक्रीजेस फ्रॉम एल्युमिनियम टू थैलियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक नेचर जो होगा यहां पर वो क्या होगा भाई, जैसे यहां पर आप लोग जान रहे हैं कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है। तो यहां से यहां तक अगर हम लोग देखें तो इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। तो यहां बोरान से एल्युमिनियम, बोरान से एल्युमिनियम इंक्रीज किया, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करता है। इस बात को ध्यान देंगे। फिर आगे हम लोग अगर देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अगर M3+ से अगर M में अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर जो होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा और थैलियम का क्या होगा, सबसे कम होगा। ये आप वैल्यू देख सकते हैं। वैसे ही यहां पर M+ से M में अगर हो रहा है तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये गैलियम से एल्युमिनियम, माने कि गैलियम का सबसे ज्यादा, फिर थैलियम का, फिर इंडियम, फिर एल्युमिनियम का होता है। तो यहां पर अगर हम लोग ये रिजल्ट्स अगर हम लोग देखें, जैसे एल्युमिनियम 3+ है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ करके एल्युमिनियम बनाए
तो ये जो प्रोसेस होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्लियर? लेकिन एल्युमिनियम से Al3+ बनाना हो तो ये स्पॉन्टेनियसली होगा, ये अपने से होगा। और इसके रिजल्ट पर कुछ और पॉइंट्स हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर देखें पॉइंट केमिकल रिएक्टिविटी में, तो 7th पॉइंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल होगा ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा ऊपर से अगर हम नीचे चलें तो वो जो लेस निगेटिव होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे चलेंगे तो लेस निगेटिव होगा। अब यहां पर हम लोग आगे अगर देखें तो इट बिकम्स लेस डिफिकल्ट फॉर द रिएक्शन, यानी M3+ से M में अगर हम लोग जाए। फिर आगे है एज ऑन द एबव। एबव का मतलब जो अभी वो हमने ऊपर ढेर सारे इलेक्ट्रोपोटेंशियल लिखा था उसके बेसिस पर अगर देखें तो एल्युमिनियम हैज हाई टेंडेंसी टू मेक Al3+। उसके बेसिस पर अगर देखें तो ये Al3+ क्या होगा, आसानी से बनेगा। लेकिन वहीं अगर हम Al3+ को इलेक्ट्रॉन देकर Al में कन्वर्ट करें तो वो डिफिकल्ट हो रहा था। आगे हम लोग देखें वेयर एज द थैलियम 3+ इज नॉट ओनली अनस्टेबल इन द सोल्यूशन बट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो Al3+ है वो क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Tl thallium plus is more stable in solution than Tl3+। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सोल्यूशन फॉर्म में देखें तो Tl+ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा Tl3+, लेकिन किसमें, सोल्यूशन फॉर्म में या सोल्यूशन में हम कहें तो। फिर एल्युमिनियम बीइंग एबल टू फॉर्म +3 आयंस इजिली, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना जो है कि अच्छा पसंद करेगा लेकिन लेना नहीं चाहेगा। और यहां पर देखें इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन थैलियम। आगे ट्राइवेलेंट्स जो होंगे कंपाउंड्स इस फैमिली के वो कैसे होंगे, लेविस एसिड होंगे। और यहां हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, ये भी एक लेविस एसिड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है BF3 में अगर बोरान का देखें तो अब यहां पर अगर हम इसका रिएक्शन इससे जब हम कराते हैं तो ये बन जाएगा आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें BF3 में अगर देखें तो sp2 है, लेकिन जब ये कंपाउंड बन गया तो इसमें अब बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हो गया। तो ये रिएक्शन के बाद अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। इस बात को हम लोग ध्यान दें। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर ग्रुप 13 एलिमेंट्स के। तो इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स इतना है, फिर हम लोग मिलेंगे। आज तो बहुत थियरी था आप लोगों को, और थियरी आप लोग को थोड़ा कम पसंद आता है, लेकिन ये बात विश्वास करें कि अगर ये सारे थियरी अगर हमारे माइंड में या आप अपने दिमाग में बैठा लें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं सेकंड वीडियो में इसी के आगे। ओके, धन्यवाद।